तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी खुदा हाफिज 2 को। इसके IMDb रेटिंग है 8.9 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से सही ही है, पर अभी फिल्म नई है तो रेटिंग्स बदलने के आसार ज्यादा हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम उसी जगह को देखते हैं जहां नरगिस मूवी के पिछले भाग में दिखाई गई थी, और हम देखते हैं कि नरगिस के साथ वहां एक आदमी उसको नशा करा के उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। तभी नरगिस की आंख खुल जाती है और तब हमें यहाँ पता चलता है कि वो उसका बस एक बुरा सपना था, या कह सकते हैं कि जो भी उसके साथ वहां हुआ था वो एक बुरे सपने की तरह उसे हर दिन याद आता था, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और वो दर्दनाक हादसा उसे रोज वही दर्द महसूस कराता रहता था। उस हादसे के बाद से नरगिस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो भूल पाना उसके लिए मुश्किल था, और इसीलिए उसने डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाइयां खाना शुरू कर दी थी। अब समीर और नरगिस के बीच हमेशा दूरियां ही बनी रहती थी, क्योंकि नरगिस के साथ जिसने गलत किया था वो मर्द ही थे। तो नरगिस के अंदर एक डर सा बैठ गया था और वो पहले की तरह समीर के साथ नहीं रह पा रही थी। वहीं समीर हर दिन नरगिस के लिए सब कुछ करता था जिससे कि वो दोनों फिर से एक नई शुरुआत कर सकें, पर उसे नरगिस की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। पर फिर भी वो लगा रहता था इस उम्मीद में कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। समीर और नरगिस हर हफ्ते एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते थे, क्योंकि बहुत सी चीजें थी जो वो एक दूसरे को नहीं कह पाते थे, पर डॉक्टर के सुझाव से उन्हें एक दूसरे की बातों को समझने में मदद मिलती थी। डॉक्टर दोनों से पूछती हैं कि आप दोनों के बीच कैसा चल रहा है, तो समीर कह देता है कि फिलहाल सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन नरगिस कहती है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, और किसके लिए अच्छा चल रहा है ये मुझे नहीं पता। लोगों के लिए आप श्री राम का अवतार बन गए जो सीता को बचाकर वापस ले आए, लेकिन मैं नहीं हूँ सीता जी की तरह। मुझे अपनी अग्नि परीक्षा रोज देनी पड़ती है, क्योंकि जिस गली, जिस चौराहे, जिस मोहल्ले में जाओ हर इंसान जानता है कि मैं ही वो औरत हूँ जिसका बाहरी मुल्क में बलात्कार हुआ। मैंने 3 नौकरियां बदल डाली और हर जगह सिंपैथी देते हुए मुझे बार बार वो याद दिलाया गया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, और हर रोज मुझे याद आता है कि मेरे साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार बलात्कार हुआ। नरगिस के साथ जो कुछ भी हुआ था उसका उस ट्रॉमा से बाहर आना आसान नहीं था, और वो जानती थी कि समीर उसके लिए कितना कुछ कर रहा है, पर उसके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा कुछ नई शुरुआत कर सके। इसीलिए वो खुद को ही ब्लेम कर रही थी कि वो समीर की लाइफ भी खराब कर रही है, और यही वजह थी कि वो अपने आप से गुस्सा और चिढ़ी हुई सी रहती थी। एक दिन हम देखते हैं कि समीर एक शोक सभा में गया होता है जहां उसके मित्र के भैया भाभी का देहांत हो गया था। तभी उसे एक छोटी बच्ची नंदनी दिखाई पड़ती है, जो कि उन्हीं की बेटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रह गए थे। समीर का मित्र कहता है कि मैंने सारे रिश्तेदारों से बातचीत करने की कोशिश करी, पर सबने इसे अपने साथ रखने से मना कर दिया, और मैं अकेले इसे नहीं संभाल सकता, इसीलिए इसे कहीं NGO में रखना पड़ेगा। समीर को वो छोटी बच्ची नंदनी बहुत पसंद आ गई थी और उसकी मासूमियत उसे भा गई थी। इसीलिए वो अपने मित्र से कहता है कि जब तक उसके लिए कोई अच्छा परिवार नहीं मिल जाता मैं उसे अपने घर पे रख लूंगा, जिससे कि तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। समीर का मित्र ऐसा करने के लिए मान जाता है, और अब समीर नंदनी को घर ले आता है, जिसे देखकर नरगिस को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और एकदम रूडली बात करते हुए छोटी बच्ची को अलग कमरे में रखने के लिए कह देती है। समीर उसकी बात का बुरा नहीं मानता और नंदनी के साथ एकदम हंसमुख बर्ताव रखते हुए उसके साथ प्यार से रहने लग जाता है, क्योंकि जल्द ही उसने अपने मम्मी पापा को खोया था, तो उसे प्यार मिले और कोई उसके साथ हो यही उस वक्त उसके लिए सही था। नरगिस के दिमाग में बहुत सी कंफ्यूजन चल रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नंदनी के साथ कैसे पेश आए। तो इसका सुझाव पाने के लिए वो डॉक्टर के पास जाती है और अपने मन में चल रही सारी बातें बता देती है। डॉक्टर कहती हैं कि जिंदगी में तकलीफें तो आती ही हैं जो इंसान को तोड़ देती हैं, हमारे यकीन को हिला देती हैं, लेकिन जिंदगी अगर टूटी हुई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जिंदगी ही खत्म कर दें, बल्कि हम उसे जोड़ भी तो सकते हैं। नंदनी भी आपकी तरह टूटी हुई है, और शायद ये खुदा का तरीका है 2 टूटे हुए लोगों को जोड़ने का। जिंदगी बहुत बेशकीमती है और इससे गुजरते नहीं बल्कि इसे जीते हैं अपनी सारी टूटी हुई दरारों के साथ।
डॉक्टर की इन बातों को सुनने के बाद नरगिस के मन में काफी बदलाव आता है और अब वो नंदिनी से दूर भागने के बजाय उससे बात करने की कोशिश करती है। नंदिनी बाहर खेलने गई हुई थी तो तभी उसके चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है और जब नरगिस बाहर जाती है तो देखती है कि एक कुत्ता उसे काट रहा है। नरगिस तुरंत नंदिनी को बचाने के लिए कुत्ते से भिड़ जाती है और उसे मारकर कैसे भी भगा देती है, लेकिन इन सब में वो भी घायल हो जाती है। नरगिस तुरंत नंदिनी को हॉस्पिटल ले जाती है और उसका और अपना इलाज करवाती है। रात होने पर जब समीर अपने काम से घर वापस आता है तो नरगिस उसे सब कुछ बता देती है, जिस बात से समीर काफी घबरा जाता है। पर नरगिस उसे दिलासा देती है कि अभी सब कुछ ठीक है और नंदिनी जल्द ही सही हो जाएगी। अगले दिन जब समीर सोकर उठता है तो देखता है कि नरगिस के चेहरे पर काफी टाइम बाद मुस्कान थी और वो नंदिनी को अपने हाथ से खिला रही थी और ये सब कुछ हो पाया था नंदिनी के आने के बाद से। यानी कि नरगिस ने नंदिनी को अपना लिया था और अपने दुख को पीछे छोड़कर उस छोटी बच्ची को खुशियां देने का फैसला कर लिया था। पर तभी समीर बताता है कि नंदिनी को अडॉप्ट करने के लिए एक अच्छी फैमिली मिल गई है तो अगले दिन उसका मित्र उसे लेने के लिए आ जाएगा। इस बात से नरगिस के चेहरे पर उदासी आ जाती है, पर काफी सोचने के बाद वो कहती है कि अगर हम ही नंदिनी को अडॉप्ट कर लें तो कैसा रहेगा। ये सुनकर समीर को काफी खुशी होती है क्योंकि नंदिनी के आने के बाद नरगिस में काफी बदलाव देखने को मिला था और वो उसके साथ खुश भी रहने लगी थी, इसीलिए वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। सारे कानूनी तरीकों के साथ समीर और नरगिस नंदिनी को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका स्कूल में एडमिशन भी करा देते हैं और अब वो तीनों ही एक परिवार बनकर खुशी खुशी साथ में रहने लग जाते हैं। इसी दौरान समीर और नरगिस के बीच जो दूरियां थी वो कम सी हो जाती हैं और काफी टाइम बाद वो एक दूसरे को फील करते हुए एक दूसरे के साथ प्यार भरा अनमोल समय बिताते हैं। अब हम देखते हैं कि एक दिन नंदिनी स्कूल के बाहर घर तक छोड़ने वाले रिक्शे का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम सीमा होता है, जो कि नंदिनी से बड़ी थी पर उन दोनों में काफी बनती थी। सीमा नंदिनी को आइसक्रीम खाने का ऑफर देती है तो वो दोनों ही लोग आइसक्रीम खाने के लिए स्कूल के बाहर निकल जाते हैं। तभी वहां पर एक नीली कलर की वैन आती है और उसमें से 3 लड़के बाहर निकलते हैं और एक ड्राइवर टाइप आदमी भी उनके साथ रहता है और उनमें से एक लड़का जिसका नाम बच्चू होता है वो सीमा का हाथ पकड़ के जबरदस्ती वैन के अंदर ले जाने लगता है। सीमा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है पर सभी लड़के उसे जबरदस्ती वैन में बैठा लेते हैं और नंदिनी सीमा का हाथ नहीं छोड़ रही थी, जिसके चक्कर में वो लोग उसे भी उठाकर लेके चले जाते हैं। आइसक्रीम वाले चाचा उन्हें बचाने की कोशिश तो करते हैं पर बच्चों के हाथ में बंदूक थी जिसके कारण वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाते। स्कूल वाले ये खबर समीर को देते हैं तो वो तुरंत दौड़ते भागते स्कूल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि नंदिनी किडनैप हो गई है तो उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। हम देखते हैं कि समीर सीमा के भाई के साथ पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए और उनसे मांग करता है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट लिखकर जांच पड़ताल की जाए, पर पुलिस वाला अपना काम करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था और कानून की बातें समझाकर रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। तभी नरगिस समीर को फोन करके नंदिनी के बारे में पूछने लगती है तो समीर उससे झूठ बोल देता है कि वो भी उसके मित्र के साथ घूमने गई है। समीर को पता चलता है कि आइसक्रीम वाले चाचा ने सब कुछ होते हुए देखा है तो वो उनको लेकर खुद ही अपनी बच्ची को ढूंढने का सोच लेता है, क्योंकि वो समझ गया था कि पुलिस से कुछ नहीं हो पाएगा और खुद से ही कुछ करना होगा। चाचा उसे बताते हैं कि वो वैन किस तरफ गई थी तो समीर उसी तरफ जाता है और वहां पर मौजूद एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा से फुटेज देखकर पता लगता है कि वो वैन शहर से बाहर की ओर गई है। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक सीनियर ऑफिसर को कुछ बताने गया होता है जो कि उसी केस से जुड़ा हुआ था और यहाँ हमें फील होता है कि शायद कुछ बहुत बड़ी बात है जिस वजह से पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करने से कतरा रहे हैं। इसके बाद हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसे सभी लोग ठाकुर जी कहकर पुकारते थे और वो शहर की जानी मानी महिला थी, क्योंकि उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर के साथ साथ अन्य तरह की भी पावर्स थीं, जिसकी वजह से वो अपनी गुंडाई के लिए जानी जाती थीं। यहाँ हमें पता चलता है कि बच्चू जिसने किडनैपिंग की वो ठाकुर जी का ही पोता है और अब यहाँ ये बात समझ आ जाती है कि क्यों पुलिस वाले समीर की रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। ठाकुर जी शैलेंद्र नाम के आदमी को फोन लगाती हैं जो कि बच्चू और बाकी 2 लड़कों के साथ शामिल था किडनैपिंग करने में और पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है। शैलेंद्र घबराते हुए बताता है कि बच्चू 2 लड़कियों को उठा लाया है, जिनमें से एक की उम्र 15 साल है और एक की 5 साल है और हमने उनको रोकने की कोशिश करी पर वो रुके नहीं और बच्चू और उनके साथियों ने दोनों बच्चियों के साथ बलात्कार कर डाला है। ये सुनकर ठाकुर जी एक पल के लिए सुन्न हो जाती हैं, पर उन्हें याद आता है कि बच्चू उनका ही पोता है, इसीलिए वो शैलेंद्र को वहीं पर रुकने के लिए कह देती हैं ताकि आगे का मामला वो संभाल सकें। ठाकुर जी रशीद कसाई नाम के आदमी को घर बुलाती हैं और उसको सारी बात
बात बताते हुए कहती हैं कि जो दो बच्चियां हैं उनको काट कर अलग अलग जगह फेंक दो और बच्चों के साथ जो दो साथी हैं उनको अपने पास रखो ताकि वो कहीं मुंह ना खोल दें। यहाँ ये देखने को मिल रहा था कि ठाकुर जी के पोते ने इतना घटिया घिनौना काम किया था, पर फिर भी वो उसे बचाने के लिए सारे हथकंडे अपनाने को तैयार थी, क्योंकि उनके पास पैसा और पावर दोनों थी, जिसके आगे उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि उनके पोते ने कितना नीच काम किया है। दोनों बच्चियों की खबर अब न्यूज चैनल्स में फैल चुकी थी और एक रवि कुमार नाम के रिपोर्टर्स न्यूज को जनता तक पहुंचाने में लग जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि ठाकुर जी के मना करने के बावजूद वो लोग वैन लेकर निकल पड़े थे, जहां हम देखते हैं कि सीमा बुरी तरह से घायल थी और वहीं नंदिनी खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी और ये तीनों लड़के अब ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें ठिकाने कैसे लगाया जाए। समीर और चाचा जी हर जगह ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बच्चू और वो सभी मौजूद थे, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। तभी उन्हें नजर आता है कि दूर कहीं कुछ जल रहा है, तो वो लोग उसी तरफ निकल जाते हैं। वो लोग जब वहां पहुंचते हैं तो दिखता है कि वही नीली वैन आग की लपटों में जल रही है, जिसे देखकर समीर हड़बड़ाते हुए आग बुझाने लग जाता है, ये सोचकर कि उसमें बच्चियां होंगी, पर गांव वाले बताते हैं कि इसमें कोई भी मौजूद नहीं था। अब गांव वाले और समीर सभी लोग बच्चियों को ढूंढने लग जाते हैं और काफी तलाशने के बाद आखिरकार उन्हें सीमा मिल जाती है, जो कि बुरी तरह से जख्मी पड़ी हुई थी, पर उन्हें नंदिनी नहीं मिलती। थोड़ी और खोजबीन के बाद समीर को नंदिनी मिल जाती है, जिसे देखकर समीर की सांसें अटक सी जाती हैं और आंखों से लगातार आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ हुई इस बर्बरता को देख वहां मौजूद सभी के मन में यही ख्याल आ रहा था कि हे भगवान, ऐसा भी कोई एक बच्ची के साथ कैसे कर सकता है। दोनों बच्चियों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और सभी यही उम्मीद कर रहे होते हैं कि दोनों बच जाएंगे। तभी सीमा का भाई समीर को बताता है कि ये सारा काम बच्चू ने किया है, जो कि सीमा का पीछा किया करता था और उसे छेड़ना और परेशान करना उसका काम था। हमने उसकी स्कूल में कंप्लेन भी की, पर किसी ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो ठाकुर जी की फैमिली से बिलोंग करता है। समीर ये सब जान ही रहा होता है कि तभी उसे नरगिस के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है और तब हमें पता चलता है कि नंदिनी ने अपना दम तोड़ दिया है। उसके साथ इतनी बुरी तरह से दरिंदगी की गई थी कि वो उस दर्द को झेल ही नहीं पाई और उसकी आत्मा तक को झंझोर कर रख दिया, जिसके कारण वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हम देखते हैं कि अब छोटी बच्ची नंदिनी का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है, जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं शोक मनाने के लिए और सभी की आंखें नम होती हैं और सबके दिलों में ये बात बैठ गई थी कि आखिर एक 5 साल की बच्ची के साथ कोई ऐसी क्रूरता कैसे कर सकता है। अब हम देखते हैं कि नरगिस अपना सामान पैक करके जाने के लिए खड़ी होती है और समीर से कहती है कि अब ना तुम वो रहोगे और ना ही मैं वो रहूंगी और ना हम वो रहेंगे और पहले जैसा हमारे बीच कुछ नहीं रहेगा, तो फिर क्यों साथ रहना। अब जब तक मेरे बच्ची के बलात्कारी मर नहीं जाते, कट नहीं जाते, फांसी पर लटकाए नहीं जाते, तब तक आप अपनी शक्ल मत दिखाना। काफी समय बीतने के बाद भी पुलिस उन बलात्कारी लड़कों को नहीं पकड़ पाई थी, या फिर सच तो ये था कि वो पकड़ना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके ऊपर पैसे और पावर वाले लोग बैठे हुए थे। जो चाचा जी थे जिन्होंने सब कुछ होते हुए देखा था, वो पिछले 1 महीने से गायब थे और पुलिस वाले ये बताते हैं कि जिस वैन से किडनैपिंग हुई थी वो किडनैपिंग वाले केस के 1 हफ्ते पहले खो गई थी। मतलब कि यहाँ पूरी कोशिश की जा रही थी केस को दबाने की और इन सब के पीछे हाथ था ठाकुर जी का। और ये बात समीर समझ चुका था कि पुलिस उन्हीं की जी हुजूरी करने में लगी हुई है। अब एक रात समीर उस पुलिस वाले के घर में घुस जाता है जो उसे घुमाया जा रहा था और उसे मारते हुए पूछता है कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। पुलिस वाला बताता है कि वो आइसक्रीम वाला आदमी तुम्हें अब नहीं मिलेगा, क्योंकि ठाकुर जी उसे ठिकाने लगा चुके हैं और तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कहता है कि उसे तुम एक बुरा हादसा समझ के भूल जाओ और वैसे भी वो बच्ची तुमने गोद लिया था तो एक बार फिर से गोद ले लेना, लेकिन इस बार लड़का गोद लेना, नहीं तो लड़कियां तो बदनामी ही लेकर आती हैं। पुलिस वाले की ऐसी नीच और घटिया बातों को सुनकर समीर का खून खौल जाता है और वो उसे बुरी तरह मारने लग जाता है, लेकिन तभी वहां पुलिस फोर्स आ जाती है और उसे काबू में करके बंदी बना लेती है। अब हम देखते हैं कि समीर को जेल भेज दिया जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात सितारा भाई से होती है, जो कि बहुत बड़े गैंगस्टर माने जाते थे। एक खबरी उन्हें जानकारी देता है कि वो समीर से दूर रहें, क्योंकि रशीद कसाई ने उसको मारने की सुपारी जायसवाल को दी है, तो अगर आप बीच में पड़े तो जायसवाल और आपका समझौता टूट जाएगा। हम देखते हैं कि सितारा भाई समीर को ये सारी बातें बता देते हैं और उसे एक कैंची का नुकीला टुकड़ा देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पर अगर तुम जिंदा रहे तो जरूर मदद करूंगा। अब अगली सुबह जेल में मौजूद एक हट्टा कट्टा कैदी अपने चेलों को लेकर समीर के ऊपर हमला कर देता है, पर समीर के पास वो कैंची का टुकड़ा था जिसकी मदद से वो सभी लोगों को मारने लग जाता है, पर वो हट्टा कट्टा आदमी मरने को तैयार ही नहीं था और बार बार वार करने पर भी वो नहीं मर रहा होता। अब सितारा भाई अपना समझौता तोड़कर वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और सभी को मारने लगते हैं।
काफी खून खराबा होने के बाद आखिरकार समीर उस आदमी को मार डालने में कामयाब हो ही जाता है, पर तभी वहां पुलिस फोर्स आकर उसे काबू में लेकर काल कोठरी में डाल देती है। इधर हम देखते हैं कि सीमा, जो कि 2 महीने से कोमा में थी, उसे होश आ जाता है और वो अपना बयान सीनियर ऑफिसर्स को दे देती है और अब उन दरिंदों का नाम पब्लिक के सामने आ जाता है और अब सब यही उम्मीद कर रहे होते हैं कि अब शायद वो सभी बलात्कारी लड़के पकड़े जाएंगे। अब हम देखते हैं कि एक खालिद नाम का आदमी सितारा भाई को खबर देता है कि लड़के कसाई खाने में छुपे हुए हैं, क्योंकि ठाकुर जी हर रोज वहां टिफिन भिजवा रही हैं। सितारा भाई कैसे भी अपना जुगाड़ लगवा के समीर को छुड़वाने में कामयाब हो जाते हैं और उन लड़कों की खबर देते हुए खुदा हाफिज कहकर अपने मकसद को पूरा करने के लिए कह देते हैं और अब समीर निकल पड़ता है अपनी बच्ची के बलात्कारियों को सजा देने के लिए। बाहर निकलते ही समीर को खालिद मिल जाता है और अब समीर अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ सितारा भाई के लोग थे और अब वो सभी लोग कसाई खाने पहुंच जाते हैं उन लड़कों को पकड़ने के लिए। पर वहां राशिद कसाई के लोग फुल पहरा दे रहे होते हैं और उनको देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। समीर के ऊपर खून सवार था तो वो बिना सोचे समझे, बिना देखे कि किसको कहां लग रहा है, वो सबको मारते जा रहा होता है और आखिर में उसके सामने राशिद कसाई आकर खड़ा हो जाता है। राशिद कसाई और समीर में भयंकर तरीके से लड़ाई होती है और दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं, पर समीर राशिद पर भारी पड़ जाता है और तब समीर सभी के सामने राशिद की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता है। उस जगह की तलाशी लेने पर वहां समीर को शैलेंद्र और एक लड़का मिलता है, पर बच्चू और दूसरा लड़का वहां से भाग निकले थे। अब समीर और उसके साथी उन दोनों को एक जगह ले जाकर उनसे पूछताछ करने लग जाते हैं तो शैलेंद्र सब कुछ बता देता है कि मैंने इन सबको रोकने की कोशिश करी, पर ये लड़के नहीं माने और मुझे बस नौकर बनाकर रखा हुआ है। बच्चू ने सीमा के साथ बलात्कार करके फिर उसको बैट से मार मार कर खेत में छोड़ दिया और उस छोटी बच्ची का बलात्कार तो इस लड़के ने किया था। ये सुनकर समीर का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है और उसके अंदर का गुस्सा उबाल मारने लग जाता है। ये जानने के बाद कि उस छोटी बच्ची नंदिनी के साथ गलत करने वाला उसके सामने है तो वो अपना आपा खो देता है और एक धारदार हथियार लेकर उस लड़के को लगातार मारते हुए उसके पूरे बदन को जख्म से भरते हुए उसे मौत के घाट उतार देता है। अगर आपको इस लड़के पर जरा से भी दया आ रही हो और लग रहा हो कि समीर ने गलत किया, तो एक बार आप अपने आप को उस जगह पर सोच कर देखिए कि अगर कोई आपकी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा करे और करने वाला आपके सामने हो तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ठाकुर जी ने बच्चू को उसके पिताजी के पास भेज दिया है, जो कि इजिप्ट में रहते हैं, ताकि यहाँ की पुलिस कभी भी उसे पकड़ ना पाए। अब हम देखते हैं कि समीर एक सीनियर ऑफिसर से मिलता है जो इस केस को हैंडल कर रहे थे और शैलेंद्र को उनके हवाले कर देता है, क्योंकि शैलेंद्र ठाकुर जी के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया था। ऑफिसर समीर को जानकारी देता है कि बच्चू अपने पिता के साथ है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि उसके लिए हमें बहुत से प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, जिसमें महीनों लग जाएंगे। पर तुम्हारे लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम 3 लोगों को पहले ही उनको सही जगह पहुंचा चुके हो। समीर उनसे सवाल करता है कि आप ऑफिसर होते हुए भी आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तो ऑफिसर बस एक ही जवाब देता है कि मेरी भी एक बेटी है। समीर अब बच्चू को पकड़ने के लिए इजिप्ट जाने की तैयारी करने लग जाता है कि तभी उससे मिलने के लिए नरगिस उसके पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ना जाए। समीर कहता है कि अब मैं वो आदमी नहीं रहा जिसके साथ तुम रहती थी। नरगिस कहती है कि मैं इंतजार करूंगी इस नए आदमी के वापस आने का। अब समीर खालिद भाई की मदद से इजिप्ट पहुंच जाता है और सीधा उस मार्केट में जाता है जहां इलीगल तरीके से बंदूकें मिलती थी। वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि इलीगल गन्स बेचता था, तो वो उसे अपने में ही शामिल कर लेता है क्योंकि वो वहां की हर जगह को जानता था। तो समीर को काफी आसानी होती बच्चू को ढूंढ निकालने में। बच्चू के पिता वहां के एक गैंगस्टर के साथ काम करते थे और उनका काफी नाम था जो कि बदनाम था, तो उसके जरिए उनके ठिकाने का पता चल जाता है। एक दिन तक समीर उन पर नजर रखता है और फिर अगले दिन हथियारों से लैस होकर वो उनके अड्डे में घुस जाता है और वहां पर सभी चेले चपाटों को मारना शुरू कर देता है। पर बच्चू और उसके पिता को उनकी खबर मिल जाती है तो वो वहां से भाग निकलते हैं। समीर उनका पीछा करते हुए कैसे भी करके उनकी गाड़ी पलटाकर बच्चू को धर दबोचता है और सबसे पहले उसकी टांगों के बीच में धड़ाधड़ लाते मारता है और फिर हाथ से उसके अखरोट को पकड़कर पूरा मीस देता है ताकि उसे एहसास हो कि जो दर्द उसने नंदिनी को दिया था वो कैसा होता है। पर उसके लिए तो ये भी कम ही था। बच्चू तब भी वहां से भागने लग जाता है और उसके पिता समीर को रोकने की कोशिश करते हैं, पर समीर के गुस्से के आगे अब कोई भी टिकने वाला नहीं था, तो वो उसको मारकर फिर से बच्चू को पकड़ लेता है और एक और बार उसके अखरोट को फोड़ते हुए उसके छाती में सीधा
सीधा चाकू ही भोंक देता है और उसके लिए नरक के द्वार खोल देता है। बच्चों के मर जाने के बाद अब जाकर समीर को शांति मिलती है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि ठाकुर जी को खबर मिलती है कि शैलेंद्र अब गवाह बन चुका है और अब पुलिस किसी भी वक्त उन्हें पकड़ने आ सकती है। ठाकुर जी ने एक लड़की को अपनी नौकरानी बना के रखा हुआ था जिससे वो हर तरह के काम करवाती थी और उस तरह के काम भी जो कोई भी लड़की नहीं करना चाहेगी। तो उसके अंदर भी ठाकुर जी के लिए गुस्सा भरा पड़ा था, इसीलिए वो किसी धारदार चीज से ठाकुर जी के गले पर लगातार वार करते हुए उसे मार डालती है और अब तक उसने उसके साथ जो भी गलत किया था उसका बदला ले लेती है। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि नरगिस समीर के पास होती है और वो उसका हाथ अपने पेट पर रखती है, जिसका मतलब कि वो बताना चाह रही थी कि समीर पिता और वो माँ बनने वाली है, जिस बात से दोनों ही लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। समीर जब घर की बालकनी में जाता है तो देखता है कि नीचे कई सारे लोग खड़े हैं। समीर के पूछने पर खालिद बताता है कि ये लखनऊ और मलिहाबाद के नए बाहुबली की सभा है और ये सब आपसे मिलने आए हैं। कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी से हैं जो चाहते हैं कि आप उनकी पार्टी में शामिल हों और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी मदद चाहिए। इसी भीड़ में समीर को नंदिनी की एक झलक दिखाई पड़ती है जो कि मुस्कुरा रही होती है और समीर को बाय कह रही होती है, जिसे देखकर ये फील होता है कि शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। समीर अब एक आम इंसान नहीं रह गया था, बल्कि अब वो कई लोगों के लिए एक उम्मीद बन गया था कि शायद वो सभी लोगों की परेशानी दूर करेगा। और समीर इस उपाधि को एक्सेप्ट भी कर लेता है और सभी को हाथ दिखाते हुए आश्वासन देता है कि वो उनके साथ है और वहां खड़ी भीड़ उसके नाम के नारे लगाने लग जाती है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम इस मूवी के एंड की बात करें तो हमें यही देखने मिलता है कि ये फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसका तीसरा पार्ट भी आएगा और हमें शायद ये देखने मिलेगा कि अब समीर कोई आम आदमी नहीं रह गया है, बल्कि वो सभी लोगों का मसीहा बन चुका है और उसके पास कई तरह की पॉलिटिकल और मैन पावर आ चुकी है जिसे वो लोगों की भलाई के लिए काम में लाएगा। पहले पार्ट में हमें देखने को मिला था कि कैसे औरतों और लड़कियों को धोखे से या गुमराह करके फंसाया जाता है और किसी गलत काम में डाल दिया जाता है और तब नरगिस उस दलदल में फंस गई थी जिसे बचाने के लिए समीर ने सारी हदें पार कर दी थी। इस पार्ट में हमें दिखाया गया है कि कैसे हर रोज लड़कियां बलात्कारियों का शिकार बनती हैं और उनमें से कई छोटी बच्चियां भी शामिल होती हैं। यहाँ तक कि हमने तो 5 महीने की बच्ची का भी बलात्कार होने की खबर सुनी है। तो अब क्या ही कह सकते हैं कि समाज में कितने नीच और घिनौने लोग पनप रहे हैं। बलात्कारी जो हमारे देश में सालों साल जिंदा रहते हैं और मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, उस चीज के कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि अक्सर ये होता है कि बलात्कारी किसी बड़े अधिकारी या बड़े बाप का बेटा होता है तो अपने पैसे और पावर से बच जाता है। फिर आते हैं वो जिनके पास पैसा और पावर तो नहीं होता, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे देश का कानून कितना कमजोर और ढीला है कि वो कुछ भी कर लें पर केस तो सालों साल चलना ही है। फिर भले ही सबको सब कुछ पता हो पर फिर भी उन्हें सजा तुरंत तो नहीं मिलने वाली। फिर आते हैं वो लोग जो लोग कानून को बनाए रखने के लिए काम करते हैं पर वो इतने ज्यादा भ्रष्ट और कामचोर हो जाते हैं कि वो अपना काम ही नहीं करते, जिसके चक्कर में आधे से ज्यादा केस तो दर्ज ही नहीं हो पाते। कानून व्यवस्था भले ही कितनी मजबूत हो जाए पर जो प्रशासन में बैठे लोग हैं अगर वही भ्रष्ट होंगे तो कोई भी कानून तोड़ने में हिचकिचाएगा नहीं, बल्कि खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाएगा। एक और वजह हम यहाँ ये भी ले सकते हैं कि जब कोई बलात्कार करके आता है तो उसके परिवार वाले ही उसको बचाने में पड़ जाते हैं और अपने प्यार के चक्कर में ये देख ही नहीं पाते कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। और वहीं जब लड़की का बलात्कार होता है तो कई बार तो उसके परिवार वाले ही उस पर उंगली उठाने लग जाते हैं और जब बात हर जगह जाती है तो हर कोई लड़की पर ही सवाल उठाता है पर लड़के से कोई नहीं पूछने जाता कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। तो ये जो लोगों की सोच है और सुस्त कानून व्यवस्था है वही सबसे बड़ा कारण है एक इंसान को शैतान बनाने का, क्योंकि उसके अंदर कोई डर ही नहीं रह जाता और वो हर बुरी चीज करने को तैयार हो जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बहुत सी फिल्में एक्सप्लेन की हैं और काफी सारी बातें मैंने कही हैं, पर कुछ बातें मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूंगा। इंसान को शैतान बनने में देर नहीं लगती अगर वो खुद पर कंट्रोल करना नहीं जानता, और जो मर्दों का ईगो होता है वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है जिसके चक्कर में वो कई गलत काम कर डालते हैं। तो उस चीज पर भी कंट्रोल करना आना चाहिए, वरना आपकी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और फिर बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि गुनाह तो आपसे हो चुका है और उसकी सजा तो आपको मिलनी ही है। दूसरी बात यह कि अब अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि जिसके साथ ये सब होता है उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता और थक हार कर वो खुद ही बदला लेने का सोच लेता है। तो सोचने वाली बात
बात यह है कि अब हमारा सिस्टम इतना खराब हो गया है कि अब वो दिन दूर नहीं कि फिल्में रियलिटी में चेंज होना शुरू हो जाएंगी और लोग सड़क पर उतर आएंगे खुद ऐसे बलात्कारियों को सजा देने के लिए। फिल्म की बात करें तो काफी जगह पर ऐसे सीन हैं जो क्लियरली विजुअल्स बनाकर दिखाए तो नहीं गए, पर उनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है और दिल दहल जाता है और एकदम से खून खौल उठता है और ऐसा लगता है कि अगर मैं होता तो शायद मैं अभी उसको मार डालता। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और म्यूजिक सभी कुछ सही देखने को मिलता है और इस बार के एक्शन सीन्स पहली वाली फिल्म के मुकाबले ज्यादा सही देखने को मिलते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि सेकंड पार्ट को वहीं से शुरू किया जहाँ पर पहला खत्म हुआ था और एकदम से स्टोरी नहीं चेंज की, बल्कि ये दिखाया कि उस हादसे के बाद नरगिस और समीर पर क्या प्रभाव पड़ा और उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए। क्योंकि हम ये तो देखते हैं कि किसी के साथ कुछ होता है और फिर लोग उसे बचा लेते हैं, फिर कहानी का दी एंड हो जाता है, पर यह नहीं दिखाया जाता कि जो कुछ भी उस इंसान के साथ हुआ क्या वो उसे भूल पाया या नहीं, या भी उसके ख्यालों में वो सब एक बुरे सपने की तरह याद आता है। तो ये चीजें सेकंड पार्ट में अच्छे से कवर की गई हैं। फिल्म में बस एक बात खटकती है और वो है नरगिस का कैरेक्टर। नरगिस का जो कैरेक्टर और नेचर है वो काफी अजीब देखने को मिलता है और समझ ही नहीं आता कि आखिर वो चाहती क्या है। हमें यहाँ तक तो समझ आता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है और वो उस चीज को भूल नहीं पाई है, पर आगे चलकर जो वो फैसले लेती है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आते हैं। माना कि वो ट्रॉमा से गुजर रही है, पर समीर भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है सब सही करने की और उसने भी तो कितना कुछ झेला था उसे वापस लाने के लिए, पर फिर भी उसका बर्ताव उसके प्रति रूड ही रहता है। फिर इसके बाद जब नंदिनी की मौत हो जाती है तब नरगिस समीर को अकेले ही छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ पर तो जितना दुख नरगिस को था उतना ही दुख समीर को भी था, तो इस वक्त तो नरगिस को साथ देना ही चाहिए था, पर वो हालातों से भागकर चली गई, जो कि मुझे ये सही नहीं लगा। क्योंकि हर बार समीर ही क्यों सब कुछ करे, नरगिस का भी तो फर्ज था कि वो उसे सपोर्ट दे। समीर की भी तो फीलिंग्स थी, वो भी तो दर्द में था, तो उसके दर्द को भी समझना चाहिए था। पर रियल लाइफ की तरह फिल्म में भी लड़के की फीलिंग समझने और कंधा देने वाला कोई नहीं था। हो सकता है शायद मैंने ज्यादा ही गहराई में सोच लिया हो और ऐसा सब कुछ लग रहा हो, पर आपको इस बारे में क्या लगता है आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। वैसे एक और बात जो अब नोटिस करी मैंने कि समीर और नरगिस की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। यहाँ इंटरकास्ट मैरिज करने में आंधी तूफान आ जाता है और फिल्म में अरेंज्ड मैरिज दिखाई गई, वो भी हिंदू और मुस्लिम परिवार के बीच, जो कि मुझे शायद ही लगता है कि मुमकिन हो। लव मैरिज होती तो शायद थोड़ा बहुत सेंस भी बनता, लेकिन अरेंज्ड मैरिज बहुत ही ज्यादा मुश्किल या फिर कह सकते हैं कि नामुमकिन है। अब एक्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ एक्शन हीरो ही नहीं है, बल्कि उन्हें एक्शन के साथ साथ एक्टिंग भी करने आती है और एक्शन के बिना भी वो फिल्म को हिट कराने का दम रखते हैं। विद्युत जामवाल पूरी फिल्म में छाए रहते हैं और उनके जो इमोशंस बाहर निकल कर आते हैं वो हम पूरी तरह से फील कर पाते हैं। फिर चाहे वो नरगिस को खुश करने के लिए चीजों का करना हो या फिर नंदिनी के बलात्कारियों को मौत के घाट उतारना हो, हम उनके हर दर्द हर खुशी को महसूस कर पाते हैं और यही एक अच्छे एक्टर की पहचान है। नरगिस यानी शिवलिका ओबराय अपने रोल में फिट बैठी हैं और जो उनका कैरेक्टर था उसे अच्छे से निभाया है। ठाकुर जी यानी कि शीबा चड्ढा अक्सर हमें कॉमेडी फिल्मों में कॉमेडी करते नजर आती हैं, पर इस फिल्म में उन्होंने एक विलन का रोल निभाया है और जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को निभाया है वो काफी काबिले तारीफ है। और बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी की एक्टिंग काफी अच्छी देखने को मिलती है और सबने बढ़िया काम किया है। इस फिल्म में थोड़े ऐसे सीन्स हैं जो आप शायद देख ना पाएं, बाकी कुल मिला के मूवी काफी अच्छी है और इसे थिएटर में देखा जा सकता है। वैसे जब कोई रिमेक या नपो किड की मूवी आती है तो बहुत से कमेंट मुझे नजर आते हैं और खूब हो हल्ला मचाया जाता है, लेकिन जब ओरिजिनल कंटेंट आता है तो कोई नहीं देखने जाता, भले ही वो एंटरटेनिंग हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस मूवी को ले लीजिए। इस मूवी में कोई नेपो किड नहीं है और बिल्कुल भी बोरिंग भी नहीं है और बिल्कुल ओरिजिनल है, पर फिर भी ये बॉक्स ऑफिस में हिट होने के लिए काफी मशक्कत कर रही है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि समीर ने जो किया वो क्या सही था या गलत? क्या उसे भरोसा करना चाहिए था इस देश के कानून पर कि वो बलात्कारियों को सजा देगा, या फिर उसने खुद से जो किया वो सही था? आप कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन खुदा हाफिज 2 मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।